हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम girls. This is our fifth lecture of maths, chapter number 4, and we were solving 4.3. Okay, so today we have to solve the question number 16, sorry. So these are some word problems, okay? And the question is, a milkman sell 560 liters of milk at rupees 12.50 per liters and 700 liters of milk at rupees 12 per liter. Assuming the graph of scale, price and the milk sold be a straight line, find the number of liters of a milk that he can sell at the cost of 12.25 per liters. अब देखें इन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या कहा, ये जो हमें गिवन है ना कि 560 लीटर्स इतने रुपए में देते हैं, 700 लीटर्स 12 रुपीज में देते हैं, तो ये हमारे पास दो ऑर्डर पेयर बन गए, ठीक है। जबकि हम एक्स की वैल्यू जो है वो लीटर्स ऑफ मिल्क में ले रहे हैं, वाई की वैल्यूज 12.50 ले रहे हैं, क्योंकि वाई इंडिपेंडेंट है ना, मिल्क होगा तो उसकी प्राइस होगी, ठीक है। एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर बन रहा है, एक्स 560, वाई 12.50, फिर एक्स हमारे पास क्या है 700, तो वाई की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। अब कह रहे हैं assuming द ग्राफ टू बी अ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये लाइन की इक्वेशन एक बनेगी, तो फिर उसमें अगर हम वाई की वैल्यू 12.25 रखें तो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है। Let L denotes the number of liters and P denotes the price of milk, then ये ऑर्डर पेयर्स दो हमारे पास बन गए। Since the graph of a scale, price and milk sold is a straight line, therefore from 2 point form its equation is, अब हमने 2 point form यूज किए। 2 point form क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, जिसमें कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके ये m स्लोप की वैल्यू हमने फाइंड की है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास y की वैल्यू तो है ये 12.5, ठीक है। यहाँ से हमने क्या करना है, लिटर्स ऑफ मिल्क फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में देखो, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई P और L में। जब P और L में इक्वेशन बन गई है तो फिर आप क्या करो, प्राइस P की वैल्यू 12.25 पुट करें यहाँ पे, तो आपके पास L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है बिल्कुल, ये ऑर्डर पेयर्स बनेंगे और इसी तरीके से आपने ये 2 point फॉर्म, ये देखो इस क्वेश्चन में भी वैसे यूज हुआ है। ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट का भी सेम वैसे ही हमारे पास गिवन है, ठीक है। आगे आइए आप क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में हमने क्या करना है कि कन्वर्ट करना है ईच ऑफ द इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो हमें पता है क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। इक्वेशन क्या गिवन है, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c करना है। तो y को, ये y वाली टर्म इक्वालिटी के दूसरी तरफ लेकर जाइए, ठीक है। y को अकेला होना चाहिए, इसलिए 4 को डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई, ठीक है। नेक्स्ट है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट में हमारे पास होता है x ओवर a y ओवर b इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये होती है हमारे पास, ओके लेट मी ओपन द व्हाइट बोर्ड फॉर यू। ओके सो हम कह रहे हैं कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। y इज इक्वल टू mx प्लस c में तो सिर्फ एक ही इंटरसेप्ट होता है ना, जो c होता है, y इंटरसेप्ट होता है। टू इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज द x इंटरसेप्ट एंड b इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है। अच्छा अब देखो ये इक्वेशन है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पहले क्या करेंगे जी, इसको हमें x वाली टर्म्स एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ चाहिए ना, इसलिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 11 रखा। फिर टू इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वल्स टू 1 चाहिए होता है, इसलिए 11 से थ्रू आउट डिवाइड कर दें। ये बन गया 2 ओवर माइनस 11 टाइम्स x माइनस 4 ओवर माइनस 11 y इज इक्वल टू 1, ठीक। जो हमारे पास लास्ट फॉर्म होती है टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, वो होती है x डिवाइडेड बाय a, इसलिए इस 2 को भी डिवाइड कर दीजिए नीचे, तो ये 2 जब नीचे डिवाइड होगा तो ये 11/2 होगा, ठीक है। सिमिलरली y ओवर b चाहिए, तो y डिवाइडेड बाय 11 ओवर 4 हो गया इज इक्वल्स टू 1, वेयर
This is the two intercept form where -11/2 and 11/4 are the x and y intercepts. ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास नॉर्मल फॉर्म. जो नॉर्मल फॉर्म होती है ना किसी भी इक्वेशन की, अच्छा, नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना होता है, इसको हम थोड़ा सा आर्टिकल में से देख लेते हैं पहले. ओके, लेट मी सर्च के नॉर्मल फॉर्म यहाँ पर आर्टिकल में गिवन है. Yes, this is the normal form. Yes. The equation ax plus by plus c is equals to 0 can be written in normal form as ax plus by divided by a square plus b square is equals to minus c times a square plus b square under the root. मतलब इक्वेशन को आपने क्या करना है, a और b क्या है, x और y के कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, उनके सम ऑफ स्क्वायर्स करके अंडर द रूट करना है और जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी तरफ लिख लेना है. ठीक है, अब आइए वापस अपनी एक्सरसाइज पे. अच्छा जी, ये इक्वेशन है हमारे पास 2x minus 4y plus 11 is equals to 0 where a is 2 b is minus 4. तो a square plus b square अंडर द रूट किया, वो वैल्यू आ गई 2 अंडर रूट 5. ठीक है, तो 2x minus 4y होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू माइनस 11 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 5 जो है हमारे पास क्या बन गई, इसी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म बन गई. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में जी हमारे पास ये कॉस अल्फा की वैल्यू होती है जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, और वाई का कोफिशिएंट जो होता है ये साइन अल्फा की वैल्यू होती है. ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो अल्फा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. हमें कैसे पता चला, देखो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. तो जब हम लोगों ने ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, ये कि साइन कहाँ पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड में, लेकिन फर्स्ट में तो ए स्टैंड्स फॉर ऑल, ऑल पॉजिटिव है ना. तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन रही है कि कॉज नेगेटिव और साइन पॉजिटिव है, तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट कौन सा बना, रिक्वायर्ड क्वाड्रेंट सेकंड बन गया. ठीक है, तो वहां से हमने कॉज इनवर्स करके ये वैल्यूज अल्फा की फाइंड कर ली. ठीक हो गया बेटे. अच्छा, ये इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही प्रूफ होंगे. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर. दो लाइंस गिवन है, हमने बताना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, या इनमें से कोई भी केस होल्ड नहीं करेगा. आप क्या करो, आप अपनी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी. सो चेक द वैल्यू ऑफ m, के m की वैल्यू जो है वो दोनों की सेम है अगर, तो वो पैरेलल केस होगा. अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 की इक्वल है तो परपेंडिकुलर है, और अगर इन दोनों में से कोई भी केस नहीं है तो हम कहेंगे कि नीदर दे आर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर. ठीक है, देखें ये L1 और L2 दो लाइंस हैं. L1 की स्लोप हमने फाइंड की तो वो -2 आई. ठीक है, वो कैसे आई, इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c करो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 3 बनेगी ना. तो mx होता है तो m इधर -2 आ गया. ठीक है, पहले इसको बेशक लिख लीजिएगा इधर, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. तो अब m1 और m2 दोनों की स्लोप्स की वैल्यू जो है वो सेम आई है, इसलिए हमने क्या लिख दिया कि जो लाइंस हैं वो पैरेलल हैं. ठीक है, अच्छा, अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 में हमने क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस. ओके, हम ये थोड़ा एंड पे करते हैं, दिस इज बिट लेंथी. 24th देखिए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट -47 एंड पैरेलल टू लाइन दिस. ठीक है, अब हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट में से गुजर रहा हो. ठीक है, लाइन इस पॉइंट में से गुजरे और इस वाली लाइन के पैरेलल हो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन.
ठीक है। तो जो इस लाइन की स्लोप होगी, हमारी रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप भी वही होगी ना। तो इस वाली लाइन से हम क्या करते हैं, स्लोप की वैल्यू निकालते हैं। स्लोप की वैल्यू इसमें से आ गई जी 2/7। तो रिक्वायर्ड लाइन की, सिंस द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एल, तो उसकी भी स्लोप यही हो गई 2/7। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप 2/7 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, ठीक है। मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि जो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप, ठीक है। पॉइंट हमें गिवन है यहाँ पर, और स्लोप हमने कहाँ से फाइंड कर लिया, स्लोप हमने इस लाइन से फाइंड कर लिया, क्योंकि ये लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइंस की जो स्लोप होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1 से हमने क्या किया, इसका लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस, ठीक है। जॉइन ऑफ दिस का मतलब है कि ये भी एक लाइन बन रही है ए बी, तो आप पहले क्या करें जी, स्लोप ऑफ लाइन फाइंड करें ए बी की जब हमने स्लोप ऑफ लाइन y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 वाले फॉर्मूले से की, तो वो आई 3/5। अब रिक्वायर्ड लाइन जो है वो इस ज्वाइन के परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप क्या होगी, माइनस टाइम्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस लाइन। इसकी स्लोप है 3/5, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप बन गई -5/3, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप -5/3 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 5 - 8, ये वाला पॉइंट जो है ये आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 का फॉर्मूला लगा के अगेन हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस perpendicular to this such that the product of x and y intercept of each is 3। कह रहे हैं कि उन दो लाइंस की इक्वेशन फाइंड करिए जो कि इस लाइन को परपेंडिकुलर है, और उन दोनों लाइंस के जो x और y इंटरसेप्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, उनका जब प्रोडक्ट लेते हैं उसकी वैल्यू 3 आ जाती है। गिवन लाइन जे है, इस लाइन की स्लोप आ गई 2। रिक्वायर्ड जो लाइंस हैं, जो दो पैरेलल लाइंस हैं, वो इस लाइन को तो परपेंडिकुलर है ना, तो इसलिए उन दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी वो इस 2 के नेगेटिव टाइम्स रेसिप्रोकल की इक्वल होगी, ठीक है। तो वो क्या हो गई, -1/2 हो गई। अब हम सपोज करते हैं कि जो दो लाइंस हमने फाइंड करनी है उनका y इंटरसेप्ट जो है वो c है, ठीक है। अब y इंटरसेप्ट c है और स्लोप -1/2 है, तो उस एक लाइन की तो इक्वेशन ये बन गई, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c, ठीक है। इसको अगर मैं टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, जो ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें x का डिनोमिनेटर x इंटरसेप्ट होता है, y का डिनोमिनेटर y इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। x इंटरसेप्ट की वैल्यू 2c आई, y इंटरसेप्ट की वैल्यू c आ गई। अब क्वेश्चन में गिवन है कि जो प्रोडक्ट ऑफ इंटरसेप्ट्स हैं उनकी वैल्यू 3 है, तो 2c मल्टीप्लाई बाय c, 2c स्क्वायर की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी ना। c की वैल्यू क्या आ गई, +-√3/2। अब वापस आइए, जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें c की एक दफा प्लस वाली वैल्यू, एक दफा माइनस वाली वैल्यू जब पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड टू पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। टू पैरेलल लाइंस क्यों आई, क्योंकि दोनों की स्लोप हमारे पास सेम थी और इंटरसेप्ट ये दोनों के डिफरेंट हो गए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो पैरेलल लाइंस आ गई। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, one vertex of a parallelogram is this, the diagonal intersect at point 2, 1 and the sides have slopes 1 and 1/7, find the other three vertices। अब देखें जी, पैरेललोग्राम में जो ऑपोजिट साइड्स होती है ना, इन ये क्योंकि पैरेलल होते हैं इसलिए दो स्लोप्स गिवन है, तो दो साइड्स की स्लोप 1 है, दो साइड्स की स्लोप -1/7 है, एक वर्टेक्स गिवन है और डायगोनल का मिड पॉइंट गिवन है, ठीक है। अच्छा, सिंस डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एट 2, 1, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो 2, 1 है ये मिड पॉइंट किस किस का है, ये ए और सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है कि 2, 1 जो कि मिड पॉइंट है ये किसके इक्वल होंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से मेरे पास जो है ना, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑर्डर पेयर है 2, 1, राइट हैंड साइड पे भी ऑर्डर पेयर है और दरमियान में इक्वालिटी है, इसका मतलब है कि ये वाला x कोऑर्डिनेट इसके इक्वल होगा, ये वाला y कोऑर्डिनेट 1 की इक्वल होगा, ठीक है। इनको जब मैंने इक्वेट किया तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, x2 और y2 की वैल्यूज आ गई, जो कि मेरे पास क्या बन गया, c की c के वर्टिसेस आ गए, ठीक है।
अब जो साइड ए बी है, ए बी की स्लोप हमारे पास गिवन है जो कि 1 गिवन है, ठीक है। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करो आप, y1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये एक इक्वेशन बनी, y माइनस 4 इज इक्वल्स टू x1 माइनस 4। यहाँ से आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ इकट्ठी कर लें, तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 आ गई, x1 माइनस y1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ऑल्सो जो -1/7 है, ये किसकी स्लोप है, ये साइड बी सी की स्लोप है हमारे पास, ठीक है। सी के कोऑर्डिनेट्स तो हमने अभी फाइंड किए हैं ना, तो यही फॉर्मूला अब दोबारा यहाँ पर लगेगा, y2 की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, जो कि वर्टेक्स सी की फाइंड की है, दैट इज -2। तो -2 माइनस y1 और 3 माइनस x1 इज इक्वल टू -1/7, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों x1 और y1 में है, ओके। देयर आर 2 इक्वेशंस एंड 2 अननोन्स, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और यहाँ से हमारे पास x1 और y1 दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि बी वर्टेक्स की वैल्यू है, ठीक है। सेम रूल अप्लाई करके जो सी डी साइड की स्लोप 1 गिवन है और डी ए की स्लोप भी गिवन है, जैसे हमने अभी बी फाइंड किया है ना ए बी और बी सी यूज करके, सेम ऐसे आप सी डी और डी ए करके जो वर्टेक्स डी है वो कैलकुलेट हो जाएगा। ओके अब देखिए एक क्रॉलरी देखिए कि अगर मेरे पास कोई भी लाइन एल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी कोई भी लाइन है, ठीक है, और एक पॉइंट है बी, कोई भी पॉइंट है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाला पॉइंट लाइन से ऊपर लाई कर रहा है कि लाइन से नीचे लाई कर रहा है। I will simply put the values of the point in the line. If the answer is positive, that is greater than 0, then we will say that the point is lying above the line, okay. And if we get negative answer after putting the point in the line, then we will say that the point is lying below the line, ठीक है। हमने क्या करना है, पॉइंट हम पुट करेंगे लाइन की इक्वेशन में, अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो हम कहेंगे कि पॉइंट लाइज अबव द लाइन, लेकिन अगर पॉइंट की वैल्यू जो है वो लाइन की इक्वेशन में पुट करने से नेगेटिव आंसर आए, तो फिर जो हमारे पास पॉइंट है वो बिलो द लाइन लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाइज अबव और बिलो द गिवन लाइन। ये पॉइंट है 5 8 और ये हमारे पास लाइन है, तो 5 8 मतलब x की जगह पर 5 पुट करें, y की जगह पर 8 पुट करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आया जी हमारे पास 8 पॉजिटिव आंसर है। सो वी विल से दैट द पॉइंट 5 8 लाइज अबव द लाइन, ठीक है। इसका एक दूसरा मेथड भी है जो कि यहीं पे क्रॉलरी में एक्सप्लेन हुआ है कि अगर पॉइंट की वैल्यू लाइन में पुट करने से दोनों के आंसर्स, दोनों के साइन सेम हो, उस लाइन के भी और पॉइंट के भी, तो हम क्या कहेंगे कि जो पॉइंट है वो अबव द लाइन लाई कर रहा है, और अगर पॉइंट पुट करने से जो है वो दोनों के आंसर्स डिफरेंट आए, एक पॉजिटिव आ जाए एक नेगेटिव आ जाए, उस केस में हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है दैट लाइज बिलो द लाइन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, चेक वेदर द गिवन पॉइंट्स आर ऑन द सेम और ऑपोजिट साइड्स ऑफ गिवन लाइन। इसका भी यही तरीका है, आपने क्या करना है, टू मेक कोफिशिएंट ऑफ y पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई इक्वेशन विद -1। यहाँ पर हम क्या करेंगे जी, y का कोफिशिएंट जो है वो हम पॉजिटिव कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, वो करने से हमारे पास फिर जो पॉइंट है ओरिजिन 0 0 वो पुट करो तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो हम क्या कह देंगे कि जो लाइन जो पॉइंट है दैट लाइज बिलो द लाइन, ठीक है। अब अगर हमने फाइंड करना हो किसी पॉइंट का डिस्टेंस, लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो, ठीक है, देखिए हमने क्या करना है कि हमने फाइंड करना है इस पॉइंट का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से फाइंड करना है, ठीक है। लाइन की हम क्या करेंगे, हाँ इसका फॉर्मूला होता है ax1 by1 प्लस c mod डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। x1 y1 क्या होते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं जो कि जिस पॉइंट का डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली इफ वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो x1 y1 क्या होते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, a
बी और सी ये कहाँ से आते हैं जी? ये लाइन की इक्वेशन के एक्स का कोफिशिएंट ए होता है लाइन की इक्वेशन में, वाई का कोफिशिएंट बी और जो सी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने डिस्टेंस फाइंड करना है इस पॉइंट पी 6 - 1 का इस लाइन से। इसका मतलब है x1 y1 की वैल्यूज क्या है? x1 is 6, y1 is -1, a is 6, b is -4 एंड c is 9। ठीक है, ये लाइन है। if d is the distance of point from line, तो फॉर्मूला यूज किया ax1 प्लस by1 प्लस c mod डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a b और c क्या है? लाइन में x और y की कोफिशिएंट and c is the constant term, whereas the coordinates of p are x1 and y1। ठीक है, ये मॉड वैल्यू ली हुई है क्योंकि इट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी, अगर हमने एरिया किसी भी ट्रायंगुलर रीजन का फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला ये होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ठीक है, इफ a b एंड c आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो फिर हम हमारे पास जो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है ये 0 होती है। ठीक है, ये हम पहले भी ये फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर। देखिए वर्टिसेस गिवन है, इसका मतलब है x1 y1, x2 y2, x3 y3 की वैल्यूज गिवन है। ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करें, जो वैल्यू आएगी उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स आर गिवन। ओके, by computing the area bounded by ABC, check whether the points are collinear or not। तो हमने क्या करना है, सिर्फ 1/2 नहीं लेना है इसमें। 1/2 जो होता है ना वो एरिया के लिए होता है। आप सिर्फ क्या करोगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू ले लें। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, और अगर 0 नहीं आएगा तो फिर हम कहेंगे कि दे आर नॉट कोलिनियर। देखिए अगर पॉइंट्स कोलिनियर होंगे ना, अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो फिर तो वो ट्राइंगल ही नहीं बना सकेगा। ठीक है, कोई भी अगर whenever the 3 points are collinear तो वो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। ओके, so we have done with this exercise and we have left only question number 23। okay, question number 23 is find the distance between the given lines, sketch the line, also find an equation of parallel line lying midway between them। ये ए पार्ट में हमारे पास 2 लाइंस की इक्वेशंस गिवन है। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, इन दोनों लाइंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का फायदा क्या हुआ है कि हमारे पास यहाँ से इनका इंक्लिनेशन एंगल पता चल गया और ये भी पता चल गया कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब वो लाइन जो कि इनके मिडवे लाई कर रही है ना, हेंस द डिस्टेंस, पहले तो हमने उनका डिस्टेंस फाइंड कर लिया यहाँ से। Okay, I'll solve this question on whiteboard in the next lecture. Except question number 23, we have completed our 4.3, and in the next lecture, inshallah, we will solve question number 23, and then we will do forward the article of 4.4 and the exercise 4.4. Okay, till then, take care, girls. Allah Hafiz.